स्वास्तिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बेटा हम लोग लंब अक्षों की प्रमेय देखेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। दो तीन बातें पहले ध्यान रखनी है। एक तो ये कि ये जो लंब अक्षों की प्रमेय है वह केवल द्विविमीय वस्तुओं के लिए ही लगाई जाती है। ठीक है, जो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये केवल टू डायमेंशनल बॉडीज के लिए ही अप्लाई होती है। टू डायमेंशनल बॉडी कौन कौन सी हैं? रिंग, वलय, चकती डिस्क, आयताकार पटल रेक्टेंगुलर लैमिना, वर्गाकार पटल स्क्वायर लैमिना, ऐसी वस्तुओं के लिए ही लगाई जाती है। इसको जो लंब अक्षों की प्रमेय है उसके लिए करना क्या होता है कि हम तीन एक्सिस लेते हैं। कौन कौन सी? एक्स, वाई और जेड। दो एक्सिस एक्स और वाई इस वस्तु के तल में होती हैं और तीसरी एक्सिस जेड इस तल के परपेंडिकुलर होती है। खास बात, जो एक्सिस परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है जो उसके प्लेन में लाई करती हैं। मतलब ये जो जेड है ना बेटा, ये इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के योग के बराबर होगा। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बस आपको इतना याद रखना है कि एक एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और दो एक्सिस प्लेन में होनी चाहिए। अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कुछ बॉडीज जैसे वलय, डिस्क, चकती, इसकी बात करते हैं हम लोग। आयताकार पटल, वर्गाकार पटल, रिंग, डिस्क और स्क्वायर लैमिना। ये रेक्टेंगुलर लैमिना। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनके लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ों पर आते हैं हम लोग यहाँ लिखेंगे आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। लंब अक्षों की प्रमेय से, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। अब जरा ध्यान देना, मान लीजिए ये वलय है, रिंग है या वर्गाकार पटल है, डिस्क है, रिंग है या स्क्वायर लैमिना है। ऐसी स्थिति में जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट होगा। ऐसा होने का कारण ये है क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक्सिस के अबाउट सेम है। ठीक है, जिस तरीके का द्रव्यमान वितरण एक्स के इधर उधर है ठीक उसी प्रकार का द्रव्यमान वितरण वाई के इधर उधर है। अब एक चीज़ और ध्यान दो बेटा, ये सेंटर है जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्यामितीय केंद्र कहते हैं। एक्स एक्सिस इससे होकर जा रही है, वाई एक्सिस भी इससे होकर जा रही है। अब ये दोनों हमारी व्यास का काम करती हैं, डायमीटर का। ये एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस दोनों डायमीटर का काम करती हैं। तो आई एक्स और आई वाई दोनों को हम आई डी लिख सकते हैं। आई डी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, व्यास के परिता जड़त्वाघूर्ण। तो आई एक्स की जगह भी क्या लिखा जा सकता है? आई डी, और
आई वाई की जगह भी क्या लिखा जा सकता है, आई डी। लेकिन एक और चीज़ पर आइए, ये जो जेड है ना, ये ज्यामितीय अक्ष है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इसी को हम आई सी एम कहते हैं, आई सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये वैल्यूज यहाँ रखें तो हमारा बनेगा आई सी एम इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। आई सी एम इक्वल टू 2 आई डी, आई डी इक्वल टू आई सी एम बाई 2। एक क्वेश्चन, एक वलय का द्रव्यमान स्मॉल m है, ध्यान से समझना। अब हमसे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं ना, वो व्यास के परिता पूछ रहे हैं। अभी हम लोगों ने ट्रिक सीखी है, आई डी इक्वल टू आई सी एम बाई 2। अब हम लोगों ने जो फार्मूले याद किए थे वो सब सी एम वाले ही फार्मूले हैं। तो देखो, रिंग का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, कितना होता है, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो बेटा इस ट्रिक से आपको व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा, आई डी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। अब अगर वलय की जगह एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक आयताकार पटल का द्रव्यमान स्मॉल m है, भुजा स्मॉल a है, विकर्ण के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। ये हमारा वर्गाकार पटल, ये विकर्णों का कटान बिंदु, और ये ज्यामितीय अक्ष, ज्योमेट्रिकल एक्सिस। देखते हैं बेटा, इधर जेड कर लो, ये एक्स, ये वाई, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। जिस तरीके का द्रव्यमान वितरण एक्स के परिता है, वैसा ही द्रव्यमान वितरण वाई के परिता है। तो एक बात तो बहुत अच्छे से हम जान गए, आई एक्स इक्वल टू आई वाई। अच्छा, आई एक्स और आई वाई दोनों को आई डी लिख सकते हैं। डी अब यहाँ पर डायमीटर नहीं है, डायगोनल है, विकर्ण है। और जो आई जेड है, इसका फार्मूला हम लोगों ने याद कर रखा है, आई सी एम जो कितना होता है, एम ए स्क्वायर बाई 6। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड कितना है, एम ए स्क्वायर बाई 6। आई एक्स और आई वाई दोनों को आई डी लिख सकते हैं। यहाँ से आई डी कितना आ गया, एम ए स्क्वायर बाई 12। तो भाई याद रखना है आपको कि लंब अक्षों की प्रमेय द्विविमीय वस्तुओं के लिए ही लगाई जा सकती है।
अब हम लोग घूर्णन त्रिज्या की बात करते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसको हम लोग समझते हैं पहले कि इसको परिभाषित करने का तरीका क्या है। हाउ रेडियस ऑफ जाइरेशन इज डिफाइंड। देखिएगा बेटा, एक ये दृढ़ पिंड है, सॉलिड बॉडी है, ये इस सॉलिड बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। इस दृढ़ पिंड का इस ज्यामितीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कैपिटल आई है। अब क्या करते हैं, इस पूरी बॉडी का एक पॉइंट मास बना लेते हैं। इस बॉडी का टोटल मास कितना है, कैपिटल एम। अब इस पूरे मास को एक पॉइंट मास में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट मास हो गया, ठीक है। ये अब इस पॉइंट मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतनी दूरी पर रखते हैं कि जितना जड़त्व आघूर्ण इस दृढ़ पिंड का दी गई अक्ष के परितः है, उतना ही जड़त्व आघूर्ण इस बिंदु द्रव्यमान का इस अक्ष के परितः है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के परितः आई है, इस बिंदु द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के परितः आई है। तो इसके लिए हम लोग आई कितना लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर, आर की जगह कितना, के स्क्वायर, के इक्वल टू आई बाई एम, इसका अंडर रूट। ये जो के है ना, इसी के को कहा जाता है घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब ये जो घूर्णन त्रिज्या है, ये घूर्णन त्रिज्या हमारे अलग अलग पिंडों के लिए अलग अलग होती है। हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक ठोस गोला है, उस गोले की ज्यामितीय अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी। अब हमको खूब अच्छे से पता है कि सॉलिड स्फीयर के लिए ज्यामितीय अक्ष, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के लिए जो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है वो होता है 2/5 mr²। हम जानते हैं कि अगर हम इसको पॉइंट मास बना के डिस्टेंस पर रखें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई ही होगा। इसका मतलब है आई को हम लिख सकते हैं mk² इक्वल टू 2/5 mr²। ये कैंसिल, के यहाँ से आ जाएगा √2 अपान √5 r। एक और क्वेश्चन पर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वलय की ज्यामितीय अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या का मान कितना होगा। तो पहले तो हम लोग ज्यामितीय अक्ष के लिए बात करते हैं। अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल एक्सिस विल बी। तो भैया रिंग के लिए फार्मूला होता है I इक्वल टू mr², और I को क्या लिख सकते हैं, mk² इक्वल टू mr², k² इक्वल टू r², k इक्वल टू r। तो घूर्णन त्रिज्या
निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी आपको आई ज्ञात है ना, उसकी जगह m² लिख दो और कैलकुलेट करके वहाँ से k की वैल्यू निकाल लो। अब हम लोग घूर्णन गतिज ऊर्जा देखते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखो बेटा, ये एक दृढ़ पिंड है, सॉलिड बॉडी है। ये सॉलिड बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब इस सॉलिड बॉडी के घूमने पर इसका हर एक कण सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। हर कण के पास द्रव्यमान है, हर कण के पास वेग है और इस कारण हर कण के पास में रेखीय गतिज ऊर्जा है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। हम लोग एक कण कंसीडर करते हैं यहाँ पर। इस कण का द्रव्यमान m है, कण की घूर्णन अक्ष से दूरी r है और इस कण का रेखीय वेग v है। तो कण की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब इस कण की जो गतिज ऊर्जा है वो ट्रांसलेशनल होगी, तो उस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम kT कहेंगे। कण के लिए बात करें, पार्टिकल के लिए, तो इस कण की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो होगी 12 mv²। अब कण किस पर चल रहा है? सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। सर्कुलर पाथ पर जब कण चलता है तो v बराबर होता है r ओमेगा, r ओमेगा का होल स्क्वायर, 12 mr² ओमेगा स्क्वायर। अब सॉलिड बॉडी है, बहुत सारे कण हैं, हर कण का द्रव्यमान है, हर कण का वेग है, हर कण की रेखीय गतिज ऊर्जा है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर हर पार्टिकल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दें तो हमें दृढ़ पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड बॉडी। तो इसको हम लोग कैपिटल K से लिखते हैं, चाहे तो यहाँ पे सिंबल R लगा सकते हैं, K रोटेशनल। अब एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे लिखें 12 m1 r1² ओमेगा स्क्वायर, 12 m2 r2² ओमेगा स्क्वायर, या सीधे सीधे सिग्मा लगा दें, सिग्मा 12 m r² ओमेगा स्क्वायर। देखो बेटा, हर पार्टिकल का मास अलग अलग होगा, उस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अलग अलग होगी, लेकिन अगर ओमेगा हमारा कांस्टेंट है सॉलिड बॉडी के लिए तो वो हर पार्टिकल के लिए भी कांस्टेंट होगा। तो हम ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं, 12 ओमेगा स्क्वायर बाहर, सिग्मा mr²। और ये जो सिग्मा mr² है ये हमारा दृढ़ पिंड का दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है, जिसे हम I से लिखते हैं। तो 12 ओमेगा स्क्वायर I, K रोटेशनल इक्वल टू 12 I ओमेगा स्क्वायर। एक बात पर और ध्यान देना, अगर इस फार्मूले को KR इक्वल टू 12 I ओमेगा स्क्वायर को हम 12 mv² वाले फार्मूले से कंपेयर करें तो हम देखते हैं m के इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो I है और v के इक्विवेलेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो ओमेगा है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि घूर्णन गति में
द्रव्यमान के तुल्य भौतिक राशि है, तो वो द्रव्यमान के तुल्य भौतिक राशि क्या हो गई? जड़त्वागुण आई। वेग के तुल्य भौतिक राशि क्या हो गई? कोणीय वेग ओमेगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब इस टॉपिक पर आगे बढ़ने के पहले हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं कि अगर किसी पिंड को ग्राउंड पर हम गति देकर छोड़ दें तो क्या क्या होगा। एक तो इसका द्रव्यमान आगे बढ़ेगा, उस वेग को हम कहेंगे v। दूसरा, जब ये पिंड आगे जाएगा तो ये साथ में घूमेगा, कोणीय गति होगी, उस वेग को हमने कहा ओमेगा। अब 3 स्थितियां संभव हैं। पहली स्थिति है कि v का मान r ओमेगा से ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति में पिंड इस जगह पर आगे अधिक बढ़ेगा और घूमेगा कम। ठीक है, मतलब अगर हम इस पिंड को ध्यान से देखें तो पिंड बढ़ ज़्यादा रहा होगा और उसमें जो घूमने की टेंडेंसी होगी वो कम होगी। इसी को हम नाम देते हैं स्लाइडिंग। स्लाइडिंग जिसे कहा जाता है फिसलना। एक और बात ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए ऐसा हो कि जो v है हमारा, v, इसका मान r ओमेगा के मान से कम हो। वस्तु जो है वो घूम ज़्यादा रही है, चक्कर ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन बढ़ कम पा रही है। रेखीय गति कम है, घूर्णन गति ज़्यादा है। इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, उसको कहा जाता है स्किडिंग। अच्छा बेटा, स्लाइडिंग और स्किडिंग के बीच एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसके लिए v का मान एग्जैक्टली r ओमेगा के इक्वल होगा। ये वो स्थिति है जिसमें वस्तु घूम कर ही आगे बढ़ेगी। इस स्थिति को हम कहते हैं लुढ़कना, रोलिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी लुढ़क रही होगी उस वस्तु में घूर्णन गति भी होगी और स्थानांतरीय गति भी होगी, अर्थात वो घूम भी रही होगी और आगे भी बढ़ रही होगी। अब किसी लुढ़कते हुए पिंड के पास जो ऊर्जाएं होती हैं उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। अभी हमने आपको बताया बेटा कि जो पिंड लुढ़क रहा होगा, रोलिंग होगी जिसमें, वो अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगा भी और साथ ही साथ आगे भी बढ़ेगा। अब आगे बढ़ने का मतलब है रेखीय गतिज ऊर्जा और एक्सिस के अबाउट घूमने का मतलब है घूर्णन गतिज ऊर्जा। आप कह सकते हो कि लुढ़कते हुए पिंड के पास रेखीय गतिज ऊर्जा भी होती है और घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होती है। अ रोलिंग बॉडी पजेज बोथ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग रेखीय गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। रेखीय गतिज ऊर्जा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग KT से लिखेंगे और इसका सूत्र होता है हाफ mv²। हाफ mv²। m मास है और v द्रव्यमान केंद्र का वेग है। v इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब दूसरी बात पर आते हैं, वो है हमारी घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने अभी सीखा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की जगह हम लोग mk² लिख लेंगे, घूर्णन त्रिज्या वाला सूत्र mk²।
और ओमेगा की जगह लिख देंगे V/R, क्योंकि जो लुढ़कती हुई वस्तु होती है, लुढ़कने की शर्त ही है V/R ओमेगा। तो हाफ m k² V²/R²। तो यहाँ से हाफ m V² k²/R², ये k रोटेशनल हो गया। अब अगर इन दोनों गतिज ऊर्जाओं को जोड़ दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि पिंड के पास कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी। व्हाट विल बी नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। तो लुढ़कते पिंड की कुल गतिज ऊर्जा, नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, तो के नेट, ये n बेटा नेट है, दोनों के सम के इक्वल है। के नेट इक्वल टू KT प्लस KR। अब ट्रांसलेशनल हाफ mv², रोटेशनल हाफ mv² k²/R²। अब हाफ mv² कॉमन ले लो, 1 प्लस k²/R², ये k नेट हो गई। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि किसी लुढ़कते हुए खोखले गोले का द्रव्यमान, खोखला गोला हालो स्फेयर। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं। I इक्वल टू हालो स्फेयर है 2/3 mr², 2/3 mr², कैपिटल R लिख लेते हैं mr²। I को क्या लिखा जा सकता है, mk², 2/3 mr²। ये m से m कैंसिल, यहाँ आया k² इक्वल टू k² अपान R² इज इक्वल टू 2/3। अब देखते हैं हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इसकी कुल गतिज ऊर्जा का मान। पिंड क्या कर रहा है, लुढ़क रहा है, और लुढ़कती हुई स्थिति में जो पिंड की कुल गतिज ऊर्जा होती है, जो नेट काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका फार्मूला होता है हाफ mv² ब्रैकेट में 1 प्लस k²/R²। हाफ mv² 1 प्लस k²/R² कितना हुआ, 2/3। हाफ mv² एलसीएम ले लो 5/3। पूरा जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5/6 mv²। तो ये आपकी लुढ़कते हुए खोखले गोले की कुल गतिज ऊर्जा निकल आई। दिस इज नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हालो स्फीयर। अब एक और क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन क्या है कि एक लुढ़कते पिंड की रेखीय गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा दोनों के मान बराबर हैं। बॉडी के बारे में नहीं बताया गया है कि कौन सी है, आपसे पूछा गया है कि अगर ऐसा है तो बताइए वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, वो बॉडी क्या होगी। सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं कि KT इक्वल टू KR। क्वेश्चन में कह रहे हैं ना, रेखीय गतिज ऊर्जा का मान घूर्णन गतिज ऊर्जा के मान के बराबर है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो KT है ये होता है हमारा हाफ mv², और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये है हाफ
एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ये हमारा दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से भी नहीं पता लगेगा, एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम के स्क्वायर को आई लिख लो, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला दो जगह पर लागू होता है। पहला तो रिंग वलय, और एक और है वो है खोखला बेलन, हालो स्फीयर, हालो सिलेंडर। तो या तो ये यहाँ पर जो डेफिनिट बॉडी होगी वो या तो रिंग होगी या खोखला बेलन होगी। अब हमारे जो विकल्प हैं उसके हिसाब से ये वस्तु जो बनेगी जा करके वो होगी रिंग।